महान लोग देश की महान सेवा करते हैं, पर कभी कभी यही महान लोग देश की प्रगति में रोड़ा बन जाते हैं, अवरोध बन जाते हैं। महात्मा गांधी भी ऐसा ही एक पॉजिटिव डेंजर, एक सकारात्मक खतरा बन चुके थे देश के लिए। ये मेरे शब्द बिल्कुल भी नहीं है, ये है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर के शब्द। ये उन्होंने अपने पत्र में लिखा था गांधी जी की मृत्यु के बाद। और वो आगे भी लिखते हैं कि जैसा हर एक एविल चीज का एक पॉजिटिव आउटकम होता है, वैसे ही गांधी जी की मृत्यु के बाद भी कुछ पॉजिटिव आउटकम रहेगा। खैर, बाबा साहब आम्बेडकर तो गांधी जी के बहुत बड़े क्रिटिक थे, हर चीज में उनको क्रिटिसाइज किया करते थे। परंतु क्या सच में महात्मा गांधी ने आजाद भारत के राष्ट्रध्वज पे, ध्वजवंदन पे, भारत के झंडे को सलामी नहीं दी थी? क्या सच में किसी बात को लेकर वो गुस्सा थे कि 15 अगस्त 1947 को उन्होंने कहीं पे भी भारत के झंडे को सलामी नहीं दी, नमन नहीं किया? इस बात के पीछे की क्या सच्चाई है, आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं हूं अनुज राजपूत, आप देख रहे हैं अनुज्ञात टीवी और बने रहो हमारे चैनल पे। तारीख है 2 अक्टूबर 2020। इस तारीख को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी को सभी जानते हैं, भारत की आजादी के लिए उनके योगदान के बारे में सभी जानते हैं। तो आखिर क्यों जिस आजाद भारत के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, इतने बड़े सपने देखे थे, उसी भारत के आजाद होने पर उसके जो झंडे पे सलामी देने से मना कर दिया महात्मा गांधी जी ने? इसके लिए आपको झंडे की थोड़ी सी जो फिलोसॉफी है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन के पीछे का बेसिक क्या है। इसके लिए आपको 2 मिनट में भारत की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक झंडे में जो भी रिवोल्यूशन आया, फ्लैग में जो भी रिवोल्यूशन आया, उसका 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं विद पिक्चर। बात है 1904 की। बंगाल के विभाजन के ठीक 1 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ भारत में मुहिम चल रही थी, मूवमेंट चल रहा था। उसी बीच में एक जरूरत आन पड़े, लोगों को लगा कि इस रिप्रेजेंटेशन को, इस मूवमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है, एक सिंबलाइज करने की जरूरत है। तो एक फ्लैग का कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में आया। और आपको जान के हैरानी होगी, जो पहला फ्लैग था, सबसे पहला झंडा जो कंसेप्ट आया, दिमाग में आया, वो किसी इंडियन ने नहीं बल्कि एक आयरिश के दिमाग में आया। स्वामी विवेकानंद जी की डिसाइपल सिस्टर निवेदिता के नाम से जाने जाने वाली महिला, उन्होंने झंडे को डिजाइन किया। वो झंडा कुछ इस तरीके से था, लाल और पीले कलर में, और बीच में वज्र बना हुआ था। वज्र रिप्रेजेंट कर रहा था स्ट्रेंथ को, ताकत को। और इस झंडे को आप देख सकते हैं। और इस झंडे के बीच में, इस झंडे के बीचों बीच बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जो दिल्ली कैपिटल है वो 1911 में बंगाल से ले जाई गई थी। उसके पहले अंग्रेजों का जो हब था भारतवर्ष को लेके, एक तरीके से कैपिटल कह सकते हो, वो बंगाल में ज्यादा डोमिनेटिंग था। 1911 के बाद बंगाल से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट की गई। तो इस झंडे में आप देख सकते हो कि जो वंदे मातरम लिखा हुआ है वो बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। निवेदिता सिस्टर के बाद बात आती है भारत के पहले तिरंगे वाले झंडे के बारे में। हालांकि ऑफिशियल नहीं था। 1905 में विभाजन हो गया बंगाल का। बंगाल के विभाजन के बाद पूरे देश में रैलियां निकलने लगी विरोध में। ऐसी ही एक रैली कलकत्ता में सचिंद्र प्रसाद बोस ने एक तिरंगा लहराया। उस तिरंगे का कलर आप यहां देख सकते हैं। ये जो झंडा फहराया गया था, इसका कलर आप देख रहे हैं, ऊपर भगवा कलर, नीचे हरा, और बीच में पीले कलर की स्ट्रिप में वंदे मातरम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। हालांकि आगे जाके इस झंडे को कलकत्ता फ्लैग से जाना गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत आजाद हुआ नहीं, आजाद होने से काफी साल पहले की बात है। तो एक आइडिया है, एक सोच है, एक विचार है, एक मूवमेंट है दिमाग में, जिसको सिंबलाइज करना है, जिसको झंडे का रूप में देना है, जिसको देखकर अंग्रेजों का खून खुल जाए, भड़क जाए लोग देख के कि ये हमारा विरोध हो रहा है। तो इस झंडे को तो आगे कलकत्ता फ्लैग के नाम से जाना। इसके बाद 1907 जर्मनी में, जो जर्मनी में रह रहे थे इंडियन रिवोल्यूशनरी, उन्होंने मिलकर एक झंडा तैयार किया। थे वीर सावरकर, मैडम भिखाजी कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन लोगों ने मिलकर एक कॉमन फ्लैग तैयार किया जो कि कुछ ऐसा दिखता था। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था, तो इस फ्लैग को बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से जाना गया, क्योंकि ये वहां बर्लिन में जो रह रहे थे इंडियन रिवोल्यूशनरी, उन्होंने विरोध में ये झंडा लहरा था, तो इस झंडे को उस नाम से जाना गया। तो जैसा कि आपने देखा, इंडिविजुअल एक सोच है लोगों को, फ्लैग को रिप्रेजेंट किया, सिंबलाइज किया, पर हर एक फ्लैग को एक पर्टिकुलर रीजन या रीजन से कनेक्ट करके, एक जगह से कनेक्ट करके उसको दबा दिया गया। जैसे सबसे पहला निवेदिता सिस्टर फ्लैग कह दिया गया उसको, फिर कलकत्ता फ्लैग कह दिया गया इसको, फिर इसके बाद जो जर्मनी में बनाया गया उसको बर्लिन कमेटी फ्लैग कह दिया गया। तो इंडिया में 1916 के समय पे एक जरूरत अनुभव हुई कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, भारत को रिप्रेजेंट करे, ऐसा एक फ्लैग होना चाहिए। तो पिंगाली वेंकैया महात्मा गांधी के पास गई और उनसे ये प्रपोजल दिया कि हमारे पास ऐसा कोई झंडा होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा स्टार्टिंग में, हर एक ने अपनी सोच, अपने विचार, अपने दिमाग की जो भावना है उसको झंडे में पिरोया। तो महात्मा गांधी ने सजेशन दिया कि इसमें चरखा लगा देते हैं, चरखे को सिंबलाइज कर देते हैं, चरखा का फिगर डाल देते हैं, चरखा बना देते हैं इसमें।
तो पिंगाली वेंकैया ने जो पहला झंडा तैयार किया वो कुछ ऐसा दिखता था, जो कि एक्सेप्ट नहीं हुआ। बाद में जाके लोगों ने बोला कि इसमें थोड़ा चेंज की जरूरत है, मॉडिफाई हुआ, मॉडिफिकेशन है बहुत सारे इसमें। किसी ने कहा भगवे रंग का झंडा बना दो, टॉप में चरखा रख देते हैं। किसी ने, जो भी अलग अलग देशों में इंडियन रिवोल्यूशनरी रहते थे, उन्होंने अपना अपना झंडा बनाया, एक ट्रेंड सामने लग गया। फिर अंत में जाके 1931 में भारत का एक तरीके से कह सकते हैं कि नियर टू ऑफिशियल नहीं बना था, बट ऑफिशियल के आसपास का एक फ्लैग बना, जो कि आज के फ्लैग से काफी मेलजोल खाता है, जिसमें ऑरेंज भगवा कलर, सफेद कलर और हरा कलर है, और सफेद कलर में गांधी जी का चरखा सिंबलाइज किया गया है। इसके बाद आगे आके ये बात चली बाबा साहब आंबेडकर के पास। तो जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉम द स्टार्टिंग निवेदिता सिस्टर के फ्लैग से लेके बर्लिन कमेटी फ्लैग और पिंगाली वेंकैया वाला फ्लैग, सबने अपने अपने दिमाग में जो आइडियोलॉजी थी, जो दिमाग में एक था कनेक्शन, जो भी एक सिंबलाइजेशन रखा, उसको झंडे में रिप्रेजेंट किया। तो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि यदि भारतवर्ष के, भारत संघ के झंडे में कुछ होना चाहिए तो वो धर्म को रिप्रेजेंट करे, ऐसी चीज होनी चाहिए, बाकी इसके नीचे का और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने, जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध भगवान थे, उनकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड धर्म चक्र रखा, जिसको कि अशोका ने स्थापित किया था। इसके लिए से अशोक चक्र भी कहते हैं। तो उस अशोक चक्र को चरखे से रिप्लेस कर दिया बाबा साहब आंबेडकर जी ने। आगे जाके गांधी जी को जब इस बात के बारे में पता चला तो उन्हें बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनके सोचे गए चरखे को झंडे में से निकाल दिया गया है और एक अशोक चक्र को स्थान दिया है। बाद में नेहरू जी और बाकी सब लोगों ने उन्हें समझाया कि जो अशोक चक्र है, ये धर्म का चक्र है, एक धर्म की निशानी है, और एक तरीके से देखें तो ये आपके चरखे जैसा ही दिखता है। पर गांधी जी को ये बात बिल्कुल भी नहीं भाई। और 6 अगस्त 1947 के लाहौर के एक सेशन में बातचीत करते हुए, एक सवाल का जवाब देते हुए गांधी जी ने यह कह दिया कि अगर आजाद भारत के झंडे में, राष्ट्रध्वज में मेरा चरखा नहीं रहता, जो मैंने सोचा था वो चरखा अगर नहीं रहता, तो मैं उस झंडे को बिल्कुल भी सलामी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नमन नहीं करूंगा। आप लोग जानते हैं कि जो चरखा है ये मैंने सोचा था, भारत का झंडा है जो मैंने सोचा था, मेरी सोच में भारत का जो झंडा था उसमें एक चरखा है, और चरखे के बिना मैं भारत के झंडे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं उसे सैल्यूट नहीं करूंगा। आई रिफ्यूज टू सैल्यूट इंडियन फ्लैग, ये उन्होंने कहा है। और ये मैं स्क्रीनशॉट भी रख रहा हूं, उनके जो कहे हुए शब्द हैं एज इट इज। इतना ही नहीं, 15 अगस्त 1947 को जब वो संघर्ष के बाद का एंजॉय करने का दिन आया, जो हमें इतने सारे लोगों ने कुर्बानी दी, जो हमें आजादी मिली, आजादी का दिन आया 15 अगस्त 1947 का, हर घर झंडा, घर घर झंडा जब लहरा रहा था, उस दिन महात्मा गांधी को किसी ने भी कहीं भी किसी भी ध्वजवंदन में शामिल होते हुए नहीं देखा, किसी भी ध्वज को सलामी देते हुए नहीं देखा। उनके करीबी बताते हैं कि उस दिन वो प्रार्थना में गए, प्रार्थना की और देश की आजादी को एंजॉय किया, पर कहीं भी ध्वजवंदन में नहीं गए। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो अनुज्ञा टीवी पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या जो भी कुछ लग रहा हो आपकी राय, तो प्लीज कमेंट करें, इसको लाइक कीजिए, और यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं अनुज राजपूत, आप देख रहे थे अनुज्ञा टीवी।